वाकई में 90% हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। कि अगर हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, हम कहते हैं ध्यान से जाना, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते ध्यान से खाना, कहीं ऑपरेशन ना करवाना पड़े? बिल्कुल। इवन जड़ी बूटी को भी तोड़ा जाता था तो पहले उसको नमस्कार किया जाता था, मैं तुझे ले रहा हूँ, तेरा जीवन ले रहा हूँ और उसका बचा रहा हूँ। ये भाव थे। आज हमारा भाव रह गया पैसे कमाने का। इतना बड़ा ये बाजार है और हम क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी कोई कह रहा है यूट्यूब पे कि दूध बुरा है, सब जगह पे आप ग्रंथों को पढ़ेंगे, गाय की सीधी धार मुंह में जाएगी तो हजारों बीमारियों को ठीक करती है। साइंस पढ़िए आप, 96% सारी चीजें दूध के अंदर है। पैरालिसिस और आयुर्वेद, ये कनेक्शन बताइएगा। आधे घंटे बाद में गया, पौने घंटे बाद उसी बंदे ने जिसको लकवा हुआ था उसने मेरे को आटा तोड़ के दिया। जलंधर में जो देख रहे हैं जाकर चेक कीजिएगा। आपको सारी जिंदगी वो पर्दा डाल के रखेंगे, बाद में एक बड़ा बन के बीमारी निकलेगी। यहाँ पे एक पाइप लग जाएगी, एक यहाँ पे लग जाएगी, पेशाब वाला लग जाएगा, आपके एक पेट में पानी निकालने की। मतलब क्या वो जिंदगी चाहिए? पढ़े लिखे होकर भी अज्ञानी बन रहे हैं। मैं सिंपल आयुर्वेद क्रिएट करना चाहता हूँ, 1 रो 1 मेडिसिन। क्या आप प्लीज थोड़ा सा घर के रेमेडीज को बता सकते हैं? हाँ। घुटनों में दर्द हो रहा है या जहाँ पर भी पेन है, होम रेमेडीज कोल्ड और कफ के। आयुर्वेदिक के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि बहुत टाइम लगता है। भी क्यों? आप पहले आओ, पहले पाओ। बेस्ट पॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच। दिस हैज हैपेंड सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। ऑल्सो अगर आपको हमारा ये एपिसोड और हमारा ये शो बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज एंजॉय द क्लिप्स जो हमने आपके लिए बनाए हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू द क्लिप्स चैनल राइट हियर। और इसके साथ साथ ग्रेट न्यूज, अब द विशाल आर इज ऑल्सो ऑन स्पॉटिफाई राइट हियर। क्लिक सब्सक्राइब, लाइक, जॉइन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली। और अब टाइम फॉर द एपिसोड। आयुर्वेद्य, जीवन दसांजी। अब मैं आपको आयुर्वेद्य कह रहा हूं और डॉक्टर साहब नहीं कह रहा हूं। बचपन जो जिया है हमने, वो वैद्य के घर में जिया है। हमारे ग्रैंड और हमारे पिताजी और हमारे जो बड़े, जो हमारे पापा जी, जो हमारे ताया जी जिनको हम बोलते हैं, तो सब मतलब वैद्य थे। और मेरा सपना था मैं भी वैद्य बन। आपका सपना पूरा हो गया है। यस। मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि ये इतने प्यारे वैद्य हैं और इतने एजुकेटेड वैद्य हैं कि जब कोई इनके पास जाते हैं उसमें एक यूनिकनेस होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द विशाल आर डॉक्टर। थैंक यू विशाल, इट इज़ अ प्लेजर टू बी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अब तो बहुत बातें होंगी और हम शेयर करेंगे दुनिया के साथ। क्या आयुर्वेद एक विज्ञान है? क्योंकि, और मैं ये आपसे सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल सब एलोपैथी के तौर काफ़ी सालों से, पिछले 30-50 सालों से हम देख रहे हैं कि हम वेस्टर्नाइज्ड बन रहे हैं। हर चीज़ की एलोपैथी पहले ट्राई करो, सर्जरी कर दो, ये कर दो, एंटीबायोटिक्स ले लो। लेकिन आयुर्वेद का जो इम्पोर्टेंस है स्पेशली हमारे देश में, वो इतना कम क्यों हो रहा है? ये सेकेंडरी या थर्ड टाइप ऑफ ऑप्शन क्यों बन रहा है डिजीज को ट्रीट करने के लिए? मैं ना बड़ा सीधा, बड़ा सरल उत्तर देना चाहता हूँ इसका। सबसे पहले जो आधुनिकता है वो बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आना चाहिए जी। हमारे पास किडनी पेशेंट आते हैं जी, कई बार एंड ऑफ द स्टेज, मतलब बहुत एंड स्टेज के पेशेंट होते हैं और उनका शरीर पूरा पानी से भरा रहता है, क्रेटिनिन उनका हाई होता है 20, 21 ऐसे करके। तो उस टाइम उनको बोलते हैं डायलिसिस करवाओ। एक बार सफाई ज़रूरी है। अगर हमारे पास वो डायलिसिस मशीन ना हो तो शायद उसका जीवन हम ना बचा पाएँ। लेकिन जब उनका डायलिसिस करवा देते हैं, उसके बाद जब मेडिसिन देते हैं, उनको मेडिसिन डाइजेस्ट होती है, एक बार गंदगी बाहर निकल जाती है और उसके बाद उनका जो क्रेटिनिन है कम होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे पेशेंट जो है उससे निकल जाते हैं डायलिसिस की स्टेज से। अगर यही पेशेंट को बोला जाए हफ्ते में 2 बार अब करवाना ही करवाना है, बेस पे नहीं जाना, उसके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट नहीं करना, किडनी को स्टिमुलेट्स नहीं करना, ऑर्गन्स, किडनी के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, उनको नेफ्रॉन्स हैं, उनको स्टिमुलेट नहीं करना, बस डायलिसिस करवाते रहो। मान लीजिए हमारी टांगें कमज़ोर हो जाए, ठीक है, दोनों टांगें कमज़ोर हो गई, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नहीं अभी तो कमज़ोर है, अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो आप व्हील चेयर ले लो थोड़ी देर के लिए, लेते हैं, बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम
वो उस व्हील चेयर को परमानेंटली उसको पकड़ा दें और कहें अब इसी पे बैठा रहे, तो क्या होगा? दोनों टांगे उसकी क्या होगा? परमानेंटली डैमेज्ड, जुड़ जाएंगी, वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे। हाँ जी, स्टिफ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पे व्हील चेयर को इस्तेमाल करने को दें और कहें नहीं तुम ये एक्सरसाइज करो, ये मालिश करो, ये डाइट लो, और उसकी टांगे ठीक हो जाएंगे और व्हील चेयर वो छोड़ देगा। ये होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ट्रीटमेंट ऑर्गन उसको चाहिए क्या, उसकी खुराक क्या है? हम पूरा भोजन लेते हैं। आप भोजन लेते हो जी, आप बड़े हो गए, इतने जी, छोटे थे ना जी, जब पैदा हुए, इतने बड़े हो गए, किससे हुए? भोजन, विटामिन की गोलियों से नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल। अगर आपकी मदर कहते कि नहीं विशाल तुम ऐसे करो, ये टैबलेट की एक कटोरी है, इस कटोरी को इसमें से एक चम्मच सुबह, तेरे को ज़्यादा पेट भरने की ज़रूरत नहीं है, एक चम्मच सुबह दोपहर शाम ले लो, इसमें सारे विटामिन हैं, क्या आप जिंदा रह पाओगे? चाहे जिंदा पर रह पा सकते? नहीं रह सकते। आप चाहे सूखी रोटी आपकी मदर देती, आप बड़े हो जाते। बिल्कुल वही आयुर्वेद है, वही भगवान का आहार है, वही उसका नेचर, उसको पता है क्या देना है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, क्या डालना है पता है ना, ऐसे वो भगवान को पता है कि इस रोटी में मैं हूँ, मैं अंदर जाऊंगा तो मैं सब क्रिएट कर दूंगा। पैरालिसिस, ये एक स्पेशलिटी है जो मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है। पैरालिसिस और आयुर्वेद और दसन फैमिली, ये कनेक्शन बताइएगा। और पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ये बहुत ही कॉमन होते जा रहा है आजकल, इसके बारे में प्लीज। मैं अपने जीवन का एक इंसिडेंट बताता हूँ। जरूर। एक्चुअली मैं पिताजी कहते थे कि आप डॉक्टर बनो। अच्छा, मैं बताऊँ आपको आज रियलिटी। जब मैं 10th तक था, 10th तक, तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। आप पेशेंट ही देखते रहते हो, मतलब सारा दिन लगे रहते हो आप। हमारे पिताजी के पास टाइम नहीं होता था, हालांकि वो किसान भी थे, मतलब उनको शौक था खेती का, तो नौकर थे, तो उधर भी जाते थे वो, और गायों का ऐसे शौक था, दूध का, और वो प्लेयर थे कबड्डी के भी। अच्छा। उनके जैसी कबड्डी नहीं कोई खेलता था। पहले वो मिलिट्री में मेडिकल कोर पूना में थे, मिलिट्री में डॉक्टर थे, मेडिकल कोर में, तो फिर वो आए, फिर वो छोड़ के आ गए। तो मैं आपको बताऊँ, एक इंसिडेंट हुआ बड़ा, मेरे को प्रभावित किया मेरी ज़िंदगी को उसने। हम ना पहले जो आटा होता था ना, ऐसे बना नहीं होता था, चक्की पे पिसवाते थे, आटा चक्की पे। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि ऐसे करना, ये आटा जो है ना, जाते जाते तुम जब आओगे स्कूल से तो साइकिल पे रख करके उसको दे देना और वो पीस देगा। तो जब हम उसको मैंने रख के दे दिया, तो अगले दिन मैं और पिताजी आ रहे थे मंदिर से, तो उसकी चक्की रास्ते में आती है, तो उसकी पत्नी को बोला कि हमने, उसकी पत्नी थी उस टाइम उसकी, तो हमने कहा कि इसको दे दो, हमें आटा चाहिए, वो घर में ख़त्म है, तो आटा पीस दिया होगा आपने, दे दो। तो कहती नहीं, उनको तो लकवा हो गया, लकवा मार गया उसने, तो वो तो हिल भी नहीं सकते, उनकी एक साइड चली गई। तो पिताजी कहते उस टाइम, क्योंकि हमने प्लान किया था, खराब हालात हुए थे पंजाब में, जब उग्रवाद आया था, तो हम कुरुक्षेत्र प्लान कर गए। तो कुरुक्षेत्र से हम जलंधर में सेटल हुए। तो उनको नहीं पता था कि हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। हमारा हमारा जो पुराना क्लिनिक है वो तो उधर गुरदासपुर एरिया में अभी भी है, तो वो उधर हमारे ताया जी वो सब देखते हैं। तो इधर वो हम आए, तो वो उसको पता नहीं था। पिताजी ने बोला अभी भेजो किसी बच्चे को मेरे पास, मैं अभी पुड़िया, कब हुआ उसको, कहते सुबह हुआ, कहते अभी मैं पुड़िया देता हूँ, उसको दे दो। तो उसके पास लड़का नहीं था, कोई बच्चा नहीं था उसके। तो मैंने कहा मेरे को दे दो, मैं दे के जाता हूँ। कहते चल आज जल्दी। मेरे को फटाफट पुड़िया बना के दी, जाकर उसको फ्रेश हाँ बना के दिया, निकाल के मैंने उसको जाके दे दिया, मैं देकर आ गया। तो पिताजी मेरे को बोलते, देखो कॉन्फिडेंस, कहते जाओ जाकर ना आप वो आटा लेके आओ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि, कहते हाँ मैंने देख लिया, वो ठीक हो गया होगा। मैंने कहा पैरा लकवा ठीक हो गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। मैं कभी क्लिनिक पे 10th पढ़ते थे तो इतना नहीं जाते थे, अभी पता नहीं क्या क्या करते हैं, कौन कौन से रोगी आते हैं पता था। तो मैं गया, तो वो बंदा आधे घंटे बाद में गया, पौने घंटे बाद, उसी बंदे ने जिसको लकवा हुआ था उसने मेरे को आटा तोल के दिया चक्की का। ये सही बात 100% अभी भी है, जिंदा रोड जलंधर, आटा चक्की आज भी उसकी है वहां पे।
जलंधर में जो देख रहे हैं जाकर चेक कीजिएगा, ये तो बहुत ही अमेजिंग कहानी है। अच्छा, उसके बाद मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार काम यही करना है, लाखों को, मैं कहा ये तो बहुत है, इनको बचाना है लोगों को यार, देखो वो काम नहीं कर रहा था, उसका हाथ पैर और ये हो गया, ये तो काम यही कर। अच्छा अभी अभी इंस्टेंट गुगी जी का हमने चंडीगढ़ ऑफिस खोला तो उन्होंने ये बात साझा की मेरे से। उसके पिताजी आए हमारे क्लिनिक पे, कहते हैं आपको पता है उनको भी लकवा हो गया था उनके पिताजी को, और उनके पिताजी को जब वो ठीक हुए तो कहते ये पता क्यों हुआ, मैं क्यों आपके पास आया था। मैंने कहा क्यों, कहते मैंने सुना था आप लकवे का इलाज करते हो। मेरे एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी मेरे सामने, मजदूर को लकवा हो गया, और मजदूर को लकवा हुआ, मैंने कहा यार ये तेरे पास पैसे भी नहीं है ना, कोई बात नहीं मैं पैसे देता हूँ, देखो उनकी दरिया दिली, मैं पैसे देता हूँ, आप जाके अपना इलाज डॉक्टर दर्शन से वहां से करवाओ। और कहते कि मैंने उसको भेजा, 3 दिन बाद वो मजदूर ईंटें उठा के फिर काम कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं, ये मतलब लोगों को, और ऑनेस्टली इज्जत के साथ आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं, मैं लोगों को ये डाउट होगा, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस जो है पैरालिसिस को क्योर ही नहीं कर पा रहे, या क्योर कर रहा है, क्योर तो अलग बात है, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। मैंने कहा था कि रोगों का, आयुर्वेद का अज्ञान ही रोगों का कारण है, चाहे वो अज्ञान चिकित्सक को है चाहे आम पर्सन को है। अगर चिकित्सक को भी उसका ज्ञान नहीं है, डिग्री ले ली है लेकिन ज्ञान नहीं है पूरा, तो भी मुश्किल है। और जो रोगी है उसको ज्ञान आयुर्वेद का नहीं है कि मैं आयुर्वेद कैसे है तब भी रोगी, कि वो कहते जब मुझे लकवा फिर उनको हो गया, अच्छा उन्होंने उसका भला किया मजदूर का, फिर उनको हो गया, तो कहते यार वो ठीक हुआ मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी वहां जाता हूँ। ऑफ कोर्स। और गुगी जी आए, उनको मैंने बताया जब ये बात, मैंने कहा आपके पिताजी ये देखो, ये मेरे को भी पता नहीं था कि ऐसे ऐसे हुआ था इंस्टेंट, तो बड़ा खुश हुआ। तो मैं ये चीजें हैं सर। ऑब्वियसली आप बहुत प्रभावित नेचुरली हो गए होंगे, यू सीइंग द रिजल्ट्स इमीडिएटली। तो क्या आप ऑफ कोर्स हर चीज को आप क्योर करते हो, हर चीज एज ए डॉक्टर आप देखते हो फ्रॉम एन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, लेकिन लकवा जो बेसिकली पैरालिसिस है, क्या ये आपकी स्पेशलिटी बन गई? क्योंकि ये ऐसा रोग है ना, बहुत सारे जो चिकित्सक हैं हम देखते हैं कि हमें नहीं लगता कि जितने रिजल्ट्स हमारे हैं किसी और के हैं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता। अगर मेरे पास जिस दिन लगा, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सबको मिलाकर आपको लग रहा है कि जो पैरालिसिस के जो क्योर्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, वो सबसे ज्यादा आपके पास आ रहे हैं? देखिए हमारी एलोपैथ में एक लिमिटेशन है, आयुर्वेद की भी लिमिटेशन है। सपोज कीजिए किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए तो हमें उनको एलोपैथिक हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है फर्स्ट एड के लिए, उसको वहाँ पे रखना पड़ता है आईसीयू में थोड़ी देर के लिए, 24 से 72 घंटे के। अगर हैमरेज हो जाए, क्योंकि 90% हैमरेज नहीं होता, 10% ही तकरीबन होता है, मैंने देखा नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा होता है। तो नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक में हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट को मेडिसिन देते हैं ठीक हो जाते हैं। तो हम एक सीटी करवा लेते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं है। हाँ, तो उनकी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जब वो 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहता है पेशेंट हेमरेजिक वाला, तो 10 दिन के बाद वो उनको डिस्चार्ज करना होता है। लेकिन उसकी एक जो साइड है वो बेचारे की वो काम नहीं करती, वो मूव नहीं कर पाते, मतलब उनका चलना फिरना दुर्बल होता है, डैमेज हो गया, एक साइड, एक हिस्सा चला जाता है, एक हिस्सा काम नहीं करता, एक बाजू और एक टांग उनकी काम नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जिनको हमारा पता होता है वो इधर भेज देते हैं। अब फिजियोथेरेपी का भी अपनी लिमिटेशन है, बिल्कुल। जब तक हम स्टिमुलेट नहीं करेंगे ब्रेन के उस हिस्से को, वो फिजियो काम नहीं करती पूरी तरीके से। जब अब ऐसे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि डॉक्टर साहब मैं फिजियो कर रहा हूँ, आप मेडिसिन दे दो, मतलब आप उस ब्रेन की खुराक दे दो जो डैमेज हुआ है वहाँ पे, तो आप आयुर्वेद की वो खुराक दो, वो स्टिमुलेट होगा वहाँ से, जो वो डैमेज हुआ है हिस्सा वहाँ पे स्टिमुलेशन मिलेगा, हम एक्सरसाइज करेंगे या करवाएंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो मतलब अब क्या है, जरूरत क्या है, क्लब हो गया ना तीनों, बिल्कुल उनकी भी जरूरत पड़ सकती है, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कईयों के पास फिजियोथेरेपी नहीं, तो हम उनको बोलते हैं घर पे आप ये चीज़ें करो, तो वो ठीक, क्योंकि स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है आयुर्वेदा में। तो पैरालिसिस के जो पेशेंट है, मैंने अपने बच्चों को बोला, विशाल जी
एक दिन मैंने कहा मेरे पिताजी ने ये बोला था, आज तुम्हें भी बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ आप डॉक्टर बन गए हो। मैंने कहा हमारा एक धर्म बनता है। कहते क्या? मैंने कहा आज तक भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी और वो हमारे ट्रीटमेंट में खुद बस जाता है आके, कि ईमानदारी से करते हैं और रोगी ठीक करते हैं, वो ईश्वर ही करता है। तो मैं कहा आप भी एक नियम को अपना लो। कहते क्या? मैंने कहा जिस दिन आपको लगे कि हमसे बेटर पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कोई और कर रहा है, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे उनके आ रहे हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आप रेकमेंड करोगे, आप उधर जाओ, आपका फर्ज नहीं बनता, आपका धर्म नहीं बनता। वाह। तो डॉक्टर साहब ये आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस बहुत ही जरूरी है। एक बहुत प्यारी सी बात आपकी लगी मुझे, एंड आई अप्रिशिएट इट। लोग अपना ही इम्पोज करते हैं, लेकिन आपने कहा कि देखिए दोनों चीज, एलोपैथी आयुर्वेदिक सारी चीज जो है वो अच्छी तरह से बैलेंस करके यूज करना है, बैलेंस होना चाहिए, है ना। अगर हम थोड़ी सी पीछे जाएं, हमारे जो किताबों में लिखा है, अगर आप देखें कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जिंदगी बचाने के लिए क्या किया था, वो भी एक आयुर्वेद ही था। वो कहानी बताइएगा। बिल्कुल। देखिए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य सेन जो थे वहाँ के उस वक्त के, उनको बुलाया गया कि अब क्या करें, अब इनकी जिंदगी को बचाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, संजीवनी लेके आओ, वो वहाँ उस पर्वत पे सुमेरु पे मिलेगी जी। तो हनुमान जी ही थे, उनको याद कराया गया कि आपके अंदर इतना बल है, पराक्रम है। अच्छा, उनको वो हनुमान जी थे, वो अपने अंदर राम को समझते थे। उनको पता मैं जाऊंगा, मेरे से, उनको अपना भाव नहीं था, मैं जाऊंगा मेरे राम जी ये कर देंगे। तो वो पूरा पर्वत उठा के लेके आए। हाँ जी। और वो सारा उनको पता नहीं चला और वो ले आए। अब वैद्य साहब आप देखिए क्या है इसमें, वो आप ले लीजिए, सारी चीजें आपके सामने आप। हाँ। तो वो उन्होंने उसको बचा लिया, पूरी फार्मेसी लेके आ गए। उन्होंने बचा लिया उसको। तो ये आयुर्वेद उस वक्त भी था। आयुर्वेद आज जो सर्जरी होती है, अभी देखिए जर्मनी में सुश्रुत जी का पोर्ट्रेट लगा, वहाँ पे बहुत बड़ा उनका एक मूर्ति लगी है, वो उसकी पूजा होती है वहाँ पे, क्योंकि पहले सर्जन वो थे। हमारे हिंदुस्तान में कितने बंदे जानते हैं कि पहले सर्जन सुश्रुत जी थे? ज्यादातर लोग नहीं जानते। हम अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं। हम अभी, मैं आपकी वो पुरानी बात मेरे मन में, एक जहन में मेरी चीज़ आ गई, वो शायद मिस ना हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है वो बतानी चाहिए। बताइए। अभी जैसे मैंने व्हीलचेयर का एग्जांपल दिया था या डायलिसिस का एग्जांपल दिया था, विटामिन की टैबलेट्स, ये अब यहाँ भी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा मॉडर्न को मैं तारीफ कर रहा हूँ आज में। बहुत बढ़िया। तो ये ठीक है, ये कब ठीक है? जब हमारे शरीर के अंदर एक चीज़ पूरी तरह से लॉस हो गई और हमें कंफर्म्ड है कि ये लॉस है, तब हम उसको थोड़ी देर के लिए अल्प मात्रा में उसको दिया जा सकता है ताकि वो पूरा हो जाए। जब पेशेंट भोजन करने लगे तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भोजन करने लगता है पेशेंट, तब भी विटामिन की गोलियां उसमें ठूसी जाती है। अच्छा। फिर वो ओवरलोड होता है। बिल्कुल। शरीर को नहीं पता चलता कि मैं भोजन से लूं कि यहाँ से लूं। कई बार तो शरीर बेचारा इतना पजल होता है कि वो कहता है यार ये अब भोजन से लेना ही छोड़ दो, ये बाहर से दे रहा है। हाँ बिल्कुल। तो कभी उसको छोड़ दिया तो फिर भोजन से भी शायद बॉडी ना ले उसको, क्योंकि वो यूज टू हो जाएगा। फिर ओवरलोडिंग ज़्यादा दिया जाता है, फिर उसकी प्रमाणिकता क्या है ये नहीं पता। भोजन में तो पता है हम क्या खा रहे हैं। फिर उसके बाद जब सिंगल उस विटामिन का आप लगातार दे रहे हो, बॉडी भी उसको बना रही है, आपका भोजन भी बना, आप दूध भी पी रहे हो, रोटी खा रहे हो, दाल सब्जी खा रहे हो, सैलेड खा रहे हो, फिर भी उसको खा रहे हो, वो ओवरलोड होता है। ओवरलोड क्या, एक सिंगल चीज भी अगर बढ़ गई है आपके अंदर तो आपकी किडनी पे इफेक्ट आएगा। उसको बाहर निकालना है, एक्स्ट्रा को बाहर निकालना है। वो क्या क्या निकालेगी? तो कितना बड़ा ये बाजार है और हम क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? क्या ये एक मार्केटिंग टेक्निक है एलोपैथी की दुनिया की? क्या हो रहा है, ये इसका रीजन क्या है? देखो, अज्ञान जो होता है ना, वो दुखों का घर होता है और ज्ञान होता है सुखों का। ये अज्ञान है, मतलब पढ़े लिखे होकर भी अज्ञानी बन रहे हैं। मैं आपको एक बात, एक शॉर्ट में एक लाइन पे बताता हूँ
कि बीमारियों का कारण क्या है। आयुर्वेद का अज्ञान ही बीमारियों का कारण है। ओके। आयुर्वेद को पढ़ लो। हमारे हर घर में आयुर्वेद का संक्षिप्त बुक होना चाहिए और वो बाजार में इजी अवेलेबल है। आयुर्वेद सार संग्रह ले लो, आयुर्वेद रसतंत्र सार संग्रह ले लो, कितनी सारी बुक्स हैं। ठीक है, आयुर्वेद मैं पूरा नेट पे भी आप देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। और हमारी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी तक आयुर्वेद को पढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमारे सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, जो पहले कह रहा हूँ 90% सर्जरीज बंद हो जाएंगी। अभी मैं आपसे कह रहा था बात कि अगर हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, हम कहते हैं ध्यान से जाना, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते ध्यान से खाना, कहीं ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए? बिल्कुल, ये कोई नहीं कहता। हम डॉक्टर्स बना देते हैं बच्चों को, बड़े बड़े इंजीनियर्स बना देते हैं, लेकिन वो 50 साल की उम्र में पैसा कमा के जब उसको भोग करना होता है तो भोग के लायक ही नहीं रहता। अभी कुछ देर बाद रुकना, थोड़ी देर, अभी जब होंगे ना लड़का लड़की को देखने आएंगे और जब एंगेजमेंट्स होंगी तो पहले टेस्ट करवाए जाएंगे कि इसके हार्मोनल जो टेस्ट हैं वो ठीक है सारे। ऑलरेडी हो रहा है ना सर? बहुत हो रहा है। आज कितने आईवीएफ सेंटर खुल गए, कभी देखा था आपने? नहीं। अब अच्छा, अभी कोई कह रहा है टीवी के आगे, यूट्यूब पे, कि दूध बुरा है। हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर देने चाहिए, लैक्टोज और डेयरी को निकाल दीजिए। अच्छा, निकालो। आयुर्वेद को झूठ कर दिया। आयुर्वेद में, सुश्रुत में, चरक में, निघंटू में, सब जगह पे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें धारोषण दूध के बारे में लिखा है, सभी बीमारियों को ठीक करता है। गाय की सीधी धार मुंह में जाएगी तो हजारों बीमारियों को ठीक करती है। और दूध के अंदर गुण, साइंस पढ़िए आप, 96% सारी चीजें दूध के अंदर है। दूध को हम बुरा मान रहे हैं, गाय के दूध को बुरा मान रहे हैं। वो अच्छा, एक महानुभव को मैं सुन रहा था कि गाय का दूध तो केवल उसकी बच्चे के लिए। मेरी गाय 10 किलो दूध देती है, अगर मैं 3 किलो से ज्यादा उसके बच्चे को दूध पिलाता हूँ वो बीमार हो जाता है। उसकी लिमिटेशन है। तो बाकी 7 किलो दूध भगवान ने गाय को माता क्यों कहा है? कृष्ण जी क्यों गाय रखते थे? क्योंकि ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन लोगों के लिए भी है, बाकी चीजों के लिए भी। बाकी चीजों, वो भी जीव है। तो गाय माता के रूप में आई है, तो हम उनसे छीन रहे नहीं है। नहीं छीन रहे, हमें देने के लिए आई। पहले हम उन्हें दे रहे हैं, उसके बाद बहुत बच जाता है, बहुत 70% बचता है, तो हमारे लिए है, वो हमारी माता है, इसलिए माता का दर्जा दिया गया। और उसके नमस्कार करके दूध चुराया जाता है कि माता तू मेरा पोषण करेगी, मैं तेरा दूध ले रहा हूँ। ऐसे भाव से किया जाता था, उसकी सेवा माता के भाव में की जाती थी, ऐसा भाव था। इवन जड़ी बूटी को भी तोड़ा जाता था तो पहले उसको नमस्कार किया जाता था, मैं तुझे ले रहा हूँ, तेरा जीवन ले रहा हूँ और उसका बचा रहा हूँ। ये भाव थे। आज हमारा भाव क्या रह गया? आज हमारा भाव क्या रह गया विशाल जी? आज हमारा भाव रह गया पैसे कमाने का। हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं भी है तब भी हम बोलते हैं है, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये भाव रह गया, जबकि ये तो ये भगवान ने दिया, भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई, भगवान ने हमें बोला, इस लायक बनाया कि तुम जाके मेरी बनाए हुए जीवों को बचाओ। एक इंसान के 4 बच्चे अगर होते हैं ना, उसको पता है कि ये किस लायक है, इसमें ये गुण दे दिया तो ये कर, इसमें ये गुण दे दिया तो ये कर। तो एक वैद्य या डॉक्टर को गुण दिया जिंदगियां बचाने का, सबसे पहला फर्ज उनका ये है, पैसे कमाने का नहीं। पैसा तो अपने आप आता है। कई बार मैं सोचता हूँ हमारे बुजुर्गों ने एक ही बात कहते थे, और क्यों कहते थे मैं हैरान था, उस बात को याद करता हूँ। क्या बात है? वो कहते थे, बच्चा एक चीज सोच लेना, जिसको भी तुम देखोगे ना सामने अपने, वो रोगी नहीं है, उसको ईश्वर के रूप में देखना कि वो ईश्वर अब वो ना मुकुट डाल के नहीं आएगा आपके पास। वो वही वेश जो तुम वो बड़ी बड़ी तस्वीरों में देखते हो, वो उस रूप में नहीं आएगा, वो इन्हीं रूपों में है। ये तुम मंदिर में नहीं भी जाओगे ना, वो समझ के तुमने दे दिया ना, वो तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। वाह। और तुम्हारा जीवन सुधरेगा। वो जीवन केवल पैसे से नहीं सुधरता। आज मैं जब बच्चों को डॉक्टर के रूप में देखता हूँ और उनको मैं आगे यही शिक्षा देता हूँ, तो वो कहते पापा बिल्कुल ठीक बात है,
हमने आपके चेहरे पे हमें मुस्कुराहट नजर आती है, इसीलिए आती है कि आप ना, जब कोई कहता है ना पेशेंट कि मैं ठीक हूँ, आपके अंदर एक रोमांच और एक इतनी जो आपके ऊपर नूर देखते हैं ना, उसमें आनंद आ जाता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक के बारे में बहुत सारे मिथ हैं और ये एक है सबसे पहला वाला कि बहुत टाइम लगता है। ये देखिए ऐसे है, आयुर्वेद अगर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, मतलब अभी जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाता है ना, अगर पहले ही आयुर्वेद में आ जाए तो वो टाइम नहीं लगेगा उसको, वो उससे भी जल्दी ठीक होगा। अब हमारे पास घुटनों के पेशेंट आते हैं ना अगर कहीं, तो जब वो पहले हमारे पास आते हैं तो 4 से 5 दिन में वो ठीक होते हैं। जैसे ये ठीक होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसको जो है वो मेडिसिन उसका, या उसको हम कहते हैं कि ये ऑयलिंग उसकी बंद कर दो या कर दो, मतलब उनको इतना रिलीफ मिलता है कि जो पेन किलर जो खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा। अच्छा, ये मैंने बहुत सुना है कि आजकल जो वो पॉपुलर जो पेन किलर्स हैं ना, उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं नेचुरल आयुर्वेद में। बिल्कुल, आयुर्वेद में तो इंस्टेंट ऐसी हर्ब्स हैं जो एकदम से आपके रोग को ठीक करने वाले। क्या आप प्लीज थोड़ा सा घर के रेमेडीज को बता सकते हैं? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घर पे बैठा हुआ है, घुटनों में दर्द हो रहा है या जहां पर भी पेन है, अभी उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक कि वो फार्मेसी को फोन करके गोली ले ले एलोपैथी। अब अगर उन्हें घर का एक खुद का होम रेमेडी आयुर्वेद के तौर से करना है तो प्लीज एक रेमेडी बता दीजिए पेन का। बिल्कुल, अगर कोई भी तेल है उनके घर में, ऑयल तेल, कोई भी ऑयल, वैसे अगर तिल का हो तो अच्छा, नहीं तो सरसों का हो, कोई भी हो, तो उस ऑयल में लहसुन, जायफल, लौंग, लहसुन, जायफल और लौंग, उनको थोड़ा कूटे और कूट के कटोरी में तेल लगकर उसको गर्म करें। गर्म करके जब बिल्कुल वो जो चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं वो जल जाए तो उसको छान कर वो उसकी मसाज करें। अच्छा, वैसे तो आयुर्वेद में महानारायण, महाविष, गर्भ पीड़ानाश कई तेल है जिसको हम बनाते हैं, मतलब अगर वो घर पे कोई नहीं है तो ये कर लें। उसके बाद खाने के लिए पेन किलर नहीं है तो उसके बाद क्या करें आप, हल्दी, सौंठ, हल्दी और सौंठ दोनों का मिश्रण, पहले उसको दूध ले 1 कप और 1 कप उसमें पानी मिलाए, उसमें डाल दें, उसको उबालें अच्छी तरह से, पानी को वेपोरेट कर दें, जब वो दूध रह जाए उसको पियो, तो उससे इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको, केवल हल्दी और सौंठ। ठीक है, तो ये 2 काम करके आपको डेफिनेटली जो पेन किलर आप खा रहे हैं उसके खाने की जरूरत नहीं है। और साइड इफेक्ट्स? नन, कोई साइड। 10 बीमारियां और ठीक होंगी। ये एक और आयुर्वेदिक के बारे में मिथ है कि आयुर्वेदिक जो आप लेते हैं आयुर्वेद से, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं या एलोपैथी के कंपैरिजन में कम होते हैं। क्या ये सच है या क्या ये मिथ है? देखो, एलोपैथी के बहुत सैकड़ों जो सॉल्ट होते हैं हर साल बैन हो जाते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है, कभी WHO लगा देता है, कभी कोई लगा देता है, और वो जब बंद हो जाते हैं तो जो विकासशील देश है जैसे हमारा इंडिया है, नेपाल है, कई देश हैं, उनमें वो तब भी बिकते रहते हैं और लोग मरते रहते हैं। आयुर्वेद सिद्ध साइंस है, आयुर्वेद की दवाई कभी कोई बैन नहीं हुई। अच्छा, आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे? जब दवाइयाँ ठीक तरह से नहीं बनती, जैसे बहुत सारे योगों में भस्में डलती हैं, और भस्में जो हैं वो कच्ची, मतलब सस्ती भस्में कई लोग सेल करते हैं, उनके अंदर वो भाव नहीं होता, उनके अंदर वो, क्योंकि बनाने वाला पहले उसकी वो नैतिक होना चाहिए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये मैं बनाऊंगा किसी को दूंगा। तो भस्मों का एक परीक्षण होता है, पहले तो नॉर्मल होता था, वारीतर होनी चाहिए, वो पानी में तैरती हुई होनी चाहिए, रेखा पूर्ण होनी चाहिए, ये ऐसे करे तो रेखाओं में चली जाए, तो ऐसे कुछ पैरामीटर होते थे जो उस टाइम टेस्ट के रूप में इस्तेमाल होते थे कि जो भस्म पानी में तैर गई, उसका एक भी मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं आया तो वो खाने योग्य है, ऐसे बोला जाता था। तो ऐसे अब तो टेस्ट भी आ गए हैं। हम जब स्टार्टिंग में जब फार्मेसी से थोड़ा हम लेने लगे तो हमारे पिताजी ने बोला कि नहीं, कि आप अपनी सुलभता के लिए, अपनी आसानी के लिए बाहर से चीज़ें मत लो, हम बना रहे थे तो आप भी बनाओ। अगर आपने वैद्य के रूप में काम करना है, लोगों को भला करना है, तो आपको बाजार से नहीं लेना, आपने खुद बनाना है। हम किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, तो हमने खुद
आज से हमने फिर 20 साल पहले 1999 में फार्मेसी स्टार्ट की, और उसमें हम जो चीज़ें बनाते हैं उनके पूर्ण रूप से टेस्ट होते हैं, शास्त्रोक्त विधि से उसको बनाया जाता है ताकि वो उसका कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। टेस्ट कहाँ होता है? टेस्ट गवर्नमेंट की लैब में भी होता अच्छा। है, हमारी अपनी लैब्स भी है, हम सभी सैंपल्स भेजते हैं, वहाँ से भी टेस्ट होके आते हैं। पहले हम अपनी तसल्ली करते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये सर्टिफिकेशन आपको मिलता है? बिल्कुल, सभी मेडिसिन पेटेंट हैं, सभी मेडिसिन जो हैं वो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड हैं, सभी मेडिसिन जीएमपी सर्टिफाइड। और एक और चीज़ बताऊं, हमारी पहली फार्मेसी होगी शायद जिसमें बाइंडिंग, मतलब जो कि गोली या कैप्सूल बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो हम इस्तेमाल नहीं करते, वो भी नेचुरल करते हैं। प्रिजर्वेटिव भी हम नेचुरल ही 99% उस पर इस्तेमाल करते हैं, और हमारे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र रख दिए जाते हैं, मतलब रख के बनाए जाते हैं। कारण ये है, आपको एक मैं चीज़ बताऊं, शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा, लोगों के नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोई फूड लिया, उसको अंदर गया तो उसकी प्रकृति चेंज होती है, वो अंदर जाके खराब होता है। ओके। तभी उसका रस, जो उसका रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों सबका निर्माण होता है, वीर्य का अंत में निर्माण होता है। तो फूड पहले अंदर जाके उसकी प्रकृति को चेंज होना होता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्व फूड कोई भी इस्तेमाल करते हैं, एक एग्जांपल दीजिए प्रिजर्व फूड का। जैसे आप ये शहद चिप्स है, तो इसमें हो सकता है सोडियम बेंजोनेट हो, ठीक है, कि ये खराब ना हो जल्दी, क्योंकि ये पैक्ड था। तो अंदर जा करके वो उसकी प्रकृति इतनी जल्दी से बदलती नहीं है। बाहर नहीं खराब होता तो अंदर भी जाके प्रकृति नहीं बदलती। कर है। और जब अंदर उसकी प्रकृति नहीं बदलती जल्दी से, तो बॉडी, उसका शरीर, उसका मल भी नहीं इतनी आसानी से बना पाती। तो वो देगा क्या हमें? पहले इसीलिए इस्तेमाल होता था कि आप नेचुरल काढ़े बनाइए, घर में बनाइए, नेचुरल चीजें बनाइए, आप नेचुरल एकदम से औषधि तोड़िए और खाइए। पहले यही होता था ना जी, जी। और असर होता था उसका। आज एक गोली 3 साल से बनी हुई है और उसको वो इस्तेमाल, क्योंकि उसमें सोडियम बेंजोनेट, और उस दवाई का भी असर कम होता है। जैसे फूड का असर जिसमें प्रिजर्व डला हुआ है। अच्छा, हमारे जो अचार हैं, क्या पहले प्रिजर्वेटिव नहीं होते थे? अचार कभी खराब होता है? नहीं। अच्छा, अचार को छोड़ो, मुरब्बा कभी खराब होता है? जितना पुराना उतना अच्छा। आयुर्वेद में आंसू बनते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के, वो कभी खराब होते हैं? अवले बनते हैं, वो खराब होते हैं। घृत बनते हैं, जैसे घृत हुआ, घृत में हमने घृत को सिद्ध किया ब्राह्मी में, अश्वगंधा में, औषधियों में, कभी खराब नहीं होता। जितना पुराना उतना अच्छा, और उतनी ज़्यादा एफिकेसी। हमें इधर आना पड़ेगा, हमें अगर अपने आप को बचाना है तो इधर आना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आपसे मिलना, कंसल्ट करना कितना आसान है? बहुत आसान है। कैसे करें? मतलब आप कहाँ पर, आपका जालंधर में भी है, न्यू दिल्ली में भी है, लेकिन और कहाँ कवर है? अगर आप परमिशन दे तो मैं यहाँ पर कहीं पर लिंक ले दूंगा या नंबर देना चाहता हूँ। मेरा ये प्रचार के तौर से नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि मैंने आपको यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है ताकि लोग आयुर्वेद के बारे में जो मिथ्स हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो आयुर्वेद के थ्रू एक ऑप्शन मिल जाए। जैसे आपने कहा था कि जितना आप ज्ञान ज़्यादा दोगे उतना हम ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, अगर हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू या जो भी है हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि एलोपैथी बेटर है, ये मेडिसिन ले लो, ये पेन किलर, अभी पेन किलर के आपने 2 ऑप्शन दे दिए ऐसे। तो मैं चाहता हूं कि लोग भी इसका बेनिफिट पाए। तो आप मुझे बताइए, प्लीज बताइए कि आपको अगर कांटेक्ट करना है तो वो कैसे करें? देखिए, वैसे तो लखनऊ में हमारे सब जगह डॉक्टर्स हैं जो हमारे ट्रेंड किए रहते हैं। अच्छा, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। दिल्ली में भी है, दिल्ली में डॉक्टर हर्षेंद्र हैं, लखनऊ में डॉक्टर अबरूप है, चंडीगढ़ में डॉक्टर इत्फिक हैं, जालंधर में डॉक्टर हीदा, मेरे बच्चे भी दोनों डॉक्टर हैं। तो सब जगह डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपने कोई मेरे से सलाह लेनी है जी, तो आप हमारी टीम के साथ 7355793557 आप उस पर, ये नंबर मैंने यहाँ लिखा है, हमारे लिंक पे भी है। हाँ, तो वो मैं आपको जो मेरी आप मुझे दे दीजिएगा, जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको बता सकता हूँ। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरा आपकी केस की स्टडी करेंगे
और उस स्टडी के बाद ही आपकी प्रकृति को भी देखेंगे, वातेज है, पित्तेज है, कफेज है। अगर आप आएंगे तो आपकी पल्स वो चेक करेंगे। अगर आप नहीं आ सकते तो आपके लक्षणों से आपकी प्रकृति का निर्धारण करेंगे कि आपको क्या खाना है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बीच में बातें याद आ जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। जरूर। कई बार आपका प्रश्न नहीं होता और मुझे उत्तर देना पड़ता है। जरूर बोलिए। वो क्योंकि मैं समझता हूँ इसी को पॉडकास्ट बोलते हैं। हमारे बीच बातचीत हो रही है जी। बिल्कुल। तो प्लीज। तो मतलब क्या होता है कि कई बार हमारे जो प्रकृति होती है, जैसे जितने भी ये पेन्स के रोग हैं, वायु के रोग हैं, तो ये वात रोग हैं। अब कोई भी एलोपैथिक चिकित्सक को नहीं ये पता कि ये वात रोग है। वो भोजन वात दे रहा है, कुपित वात हुई है, उसी से ये दर्दें शुरू हुई हैं, या उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, या उसको हार्ट अटैक आया है, तो वात के कुपित होने से ज़्यादातर आता है। तब उसको पता नहीं वात का जो भोजन है वो क्या है। वाद का मतलब क्या है? वायु, हमारा पंचभूत, ये हमारा 5 तत्वों का शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। जो वात है वो वायु है। अच्छा, वायु कुपित कैसे हुई? गलत खान पान से। हमने, और अग्नि भी कुपित कैसे हुई? गलत खान, अग्नि खराब हुई, पाचन खराब हो जाएगा, गलत खान पान से हुआ। वायु खराब हुई, पहले अग्नि खराब हुई, अग्नि ने गलत खान पान से, अग्नि जब खराब हो गई, हमें वायु बनी, हमारा खाना नहीं पचा, तो उससे कुपित गंदी वायु पैदा हुई, वो उसने रोग पैदा किए। फिर हमें उसके बाद कफ के रोग हुए। हमारा जो पानी है, जो जल का हमारे अंदर जो एक प्रकृति है, वो खराब हुई। तो ये इसका कारण क्या हुआ? भोजन ही हुआ ना। मैंने बोला था 90% हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, उसका उत्तर ठीक ही है कि अगर हम ताजा खाना खा लें, अगर हम खाने को चबा करके खा लें, खाने के बाद सौंफ लेके सैर कर लें, और रात का गाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें, हमें कोई रोग नहीं होने वाला। हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं इतना सिंपल बोल रहा हूँ ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल, ताजा खाओ, चबा के खाओ, खाने के बाद सैर कर लो, बस यही तो बोला है। सौंफ खाकर, सौंफ नहीं भी खानी यार, खा लो, चबा कर। नहीं खानी तब भी आप चल लो थोड़ा। तो आप कह रहे हैं कि कुदरत ने हमें इतने सिंपल सॉल्यूशंस दिए हैं और हम खामखा इसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और हमारी वायु जो है वो कॉम्प्लिकेट हो रही है। हाँ, सालों में हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है, क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी बहुत कम हो रही है। ओके, आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी यहाँ पर कि यही कारण है कि मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ पर द विशाल आहार पर आए, ताकि लोग आयुर्वेद के बारे में जो उनके जो मिथ हैं, जो उनके जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो, और ज्ञान जो है वो हम सबको बांटे। और वो जो आपने बुक्स का है, उनके लिंक्स भी हम अटैच करेंगे। आप थोड़ा सा तो मतलब इतना लेजी मत बनिए। ये आपकी शरीर है, आपका हेल्थ है, आप इस पर थोड़ा सा तो रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज जो मेरे जहन में बैठ गई है, जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है, जो आपने कहा है कि आप एक ऐसे डॉक्टर नहीं हो जो कहते हो कि आयुर्वेदिक बेस्ट है, बाकी सब बकवास है। ये आप नहीं कह रहे हैं। आप ये बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि आयुर्वेद का बेस्ट लीजिए, एलोपैथी का बेस्ट लीजिए, टेक्नोलॉजी का बेस्ट लीजिए, साइंस का बेस्ट लीजिए, सब चीजों का, फिजियोथेरेपी का बेस्ट लीजिए। एक साथ हम एक आर्मी बन जाएंगे। अगर ये हो जाए ना, अगर एक दूसरे को डिग्रेड करना बंद कर दे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए। वाह। और मैंने देखा होम्योपैथी के बहुत सारे रोगों में अच्छे रिजल्ट्स। और मैं क्योंकि सब आयुर्वेद से निकला है, ये भी आपको बताऊं, ये सब एलोपैथ, होम्योपैथ, इलेक्ट्रोपैथ, नेचुरोपैथ, सब आयुर्वेद से निकला है। ठीक है। तक्षशिला और नालंदा जब यूनिवर्सिटीज पूरे ज्ञान का केंद्र थी पूरी दुनिया के, बिल्कुल, हमने बताया सर, पहले तो ये अंग्रेज भी कहते थे पृथ्वी चपटी है, हमने बताया भूगोल है। हमने जो हनुमान चालीसा में सूरज की और धरती की रोशनी का व्याख्या है, बिल्कुल पहले से ही है। आयुर्वेद में कितनी नाड़ियां हैं शरीर की, कितने रोम हैं, कितने बाल हैं, अंदर क्या क्या है, कितने ब्रह्मांड हैं, सबका उल्लेख है।
आपकी ये जीवात्मा कहाँ कहाँ विचरेगी इसका उल्लेख है। आपकी बीमारी आपके कर्म के हिसाब से इसका उल्लेख है। किस कर्म के हिसाब से क्या रोग है लेकिन नहीं तो मैं आपको पूरा उसके श्लोक बता दूंगा आपको सारे। इतना बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान। तो एक चीज जो आपने कहा इस वक्त, कर्म, जो बीमारियां आती हैं उनका कहीं ना कहीं कर्म के साथ भी एक कनेक्शन है। उसके साथ ही कनेक्शन है। बताइए। उसके साथ ही कनेक्शन है। वो ऐसे है, आयुर्वेद, आपका शरीर किस चीज का बना है? मेरा शरीर इस जन्म में जो मैं पैदा हुआ किसका बना हूं? अशुभ और शुभ कर्मों के संयोग से बना है। मतलब जो हमने पीछे किया अच्छा और बुरा, उसके संयोग से बन गया कि अब इसको भुगत। शुभ किया तो इसी से द्वारा शुभ भुगतेगा, और बुरा किया इसके द्वारा ही तो बुरा भुगतेगा। और आज जो कर रहे हैं, नेक्स्ट, जैसे आपने आज 100 रुपये कमाए या 1 लाख कमाया, कुछ भी कमाया, आज उसको खर्च किया तो कल बैलेंस है ना, वो तो कल उसका आनंद लेंगे ना जो बचा। ऐसे ही जो हम पीछे करके आए ना, हम आनंद ले रहे हैं। चाहे आज बुरा भी कर रहे हैं तो उसका आनंद आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो क्षीण होगा हमारा उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये यथावत चलता है, जन्मों जमांतर चलता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गए अपनी बीमारी में जहां पर वो थक गए, हार गए, अब कुछ नहीं हो रहा है, उनका दिमाग नहीं चल रहा है। इसमें क्या आप उनकी मदद कर सकते हो? क्या आयुर्वेद उनकी मदद कर सकता है? एक जगह पे हम एक पॉइंट पे आके ऐसे रोगियों में हमारी बुद्धि भी जवाब दे जाती है। ये बात मैं आपको बताऊं, एक केस ऐसे ही हमारे वहाँ पे पंजाब में जलंधर के पास एक हिलरा गांव है, वहाँ की एक लेडी आ गई, उसको पैरालिसिस हुआ, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ, पूरे ब्रेन में फैल गया उसका ब्लड, पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो गया और उसके हाथ पैर दोनों सब गए। वो खुद भी कोमा में चली गई। उसके हस्बैंड दुबई में रहते थे, स्पेशल बेचारा आया, हॉस्पिटल में रखा उसने, 40 दिन कुछ नहीं बना, हमारे पास लेके आया, जैसे एक मुर्दे को नहीं लेके आते ऐसे लेके, वेजिटेबल बन गए थे वो। तो हम परेशान। तो हमारे आयुर्वेदा में ये भी लिखा है कि जब आपको पता ना चले, जब आपको लगे रोगी बचने वाला नहीं है, तो आप उसको औषधि मत दो, आपकी बाद में बदनामी होगी। तो मेरा दिल किया कि नहीं, ये कहाँ से बेचारा आया, कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला, पिताजी कहते क्या कर रहा है? मैं बड़ा परेशान कि ये कैसे रुदन कर रहा है, थोड़े आंखों में उसकी आंसू, और मैं उसकी आंखें में आंसू देख के मेरे भी आंसू छलक रहे हैं कि वो इतनी दूर से आया और इसकी वाइफ ऐसे पड़ी है, वो लाचार है। तो मैंने उसको बोला, एक काम कर यार। कहता है, मैंने कहा एक काम करेगा, तू अपनी स्पिरिचुअल पावर पहले जगा, फिर उसकी जगेगी। औषधि हम देते हैं, कोई बात नहीं, मुंह में डाल दे, निकल रही है ना। मैंने एक पतासा लिया, पतासा, पिताजी को मैंने डोज उनसे सेट करवाई, पतासे में डाल के हम क्या करते थे, मुंह में रख देते थे, तो पतासा बुलता था धीरे धीरे, तो दवाई उसके अंदर चली जाती। पतासा समझते, पतासा मंदिर में प्रसाद मिलता है, तो उसको खोल करके उसके अंदर दवाई डाल के उसको मुंह में रख दिया जाता था, वो थोड़ा थोड़ा घुलता था और दवाई अंदर चली जाती थी, और उसको पीछे से थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता था, उसका ये पीठ, हाँ, तकिया पीछे 2 तकिए लगा के। और मैंने कहा एक काम कर यार, अपनी जो तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर एक शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर को अपनी को जगा। भगवान देखना, तू करेगा तो उसकी मदद करेंगे, वो जागेगी। मैंने बड़े कॉन्फिडेंट बोल दिया ऐसे। तो पिताजी कहते अगर ये पहले ही ऐसे है कि बेटा तू ठीक कर रहा है, लेकिन कभी इसको कुछ हो गया तो यहाँ पे तो लोग बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं कि इन्होंने कर दिया ये कर। मैंने उसको पहले ही बोल दिया। मैं कहा, वो कहता है डॉक्टर साहब ये तो गई बेचारी, पर आप करो। तो मैंने उसको ऐसे बोला, वो कहता मैं क्या करूं? मैंने कहा ऐसे कर, महामृत्युंजय मंत्र का ना, इसके लिए ये भाव ये रखना कि तू जप कर रहा है, ये तू नहीं जप कर रहा, वो कर रही है, उसके लिए तूने करना है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है। ये सोच ले इसकी सर्जरी हो रही है, जैसे कहीं भी सर्जरी हो ना तो हम कहते हैं प्रे रूम में जाकर प्रार्थना करो, प्रे करो। फॉरेन में भी ऐसे होता है, बिल्कुल। ये समझ ले इसकी सर्जरी ईश्वर कर रहा है, तो तू कर, ये दवाई दे। आप मानोगे विशाल जी, वो औरत 6 महीने बाद अपने बच्चों को रोटी खिला के बनाया, उसने दिखाया।
मैं अभी भी वो गांव में अभी भी है, उसका हिलरा गांव में वो लेडी। मतलब कहने का मतलब ये ऐसी चीज़ें हमने ज़िंदगी में देखी हैं। और मैं जब अभी किडनी के पेशेंट आते हैं ना बहुत क्रिटिकल, और मैं कहता हूँ भाई देख अब गया, लेकिन एक अपनी स्पिरिचुअल पावर को जगाओ अपने अंदर। तो आपके अंदर ईश्वर है, जैसे दूध में होता है ना वो घी, हम उसको एक प्रक्रिया द्वारा मत कर फिर वो निकलता है, आपके अंदर भी एक पावर है, उसको जगाओ। तो मैं कुछ टिप्स देता हूँ उनको, और वो टिप्स ईश्वर के कारण वो कारगर। बहुत सारे पेशेंट ऐसे ना मैंने देखे हैं, चमत्कार होते ऐसी सिचुएशन में। तो मेरा दिल नहीं करता किसी को जवाब देने के लिए। मैं चुप हो गया हूं क्योंकि मैं शॉक्ड हो गया। आयुर्वेद तो कर्म का तो है। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि मैं, जब आप कह रहे थे ना, मैं इतने लोगों को जानता हूं अपने परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो प्रेरित हैं कि हम, और इनकरेज भी होते हैं कि हम क्या करें, अलग अलग चीज़ें ट्राई करें। और अनफॉर्चुनेटली किन में किडनी की बीमारी है, किन में मेंटल इलनेस है। मैं चाहता हूं कि आप सबसे मिलो। अभी मेंटल की बात की आपने, आज की डेट में हिंदुस्तान में अगर आप कहते हो ना फिजिकली बीमार लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो मेंटली बीमार उससे भी ज़्यादा है। बताते नहीं है लोग, कोई वहम आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, बताएंगे नहीं, मन उधर ही जा रहा है। तो मुझे बताइए, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसका और आयुर्वेद के बीच में क्या कनेक्शन है, और क्या आयुर्वेद इससे क्योर कर सकता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज मैं पूरी दुनिया के हितार्थ एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी को भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, किसी की नेगेटिव सोच है, मन उधर बार बार जा रहा है, वो चाहता भी है कि मेरा मन उधर ना जाए, फिर जा रहा है, वो बेचैन है, परेशान है उस बात पे, स्ट्रेस, उसके संबंध खराब हो रहे हैं, कई चीजें, कई अड़चने आ रही हैं, वो उसके अज्ञान की वजह से आ रही है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें आयुर्वेद, अच्छा क्या सोच सोच के क्या हो रहा है, सोच सोच के क्या हो रहा है, अपना दिल और दिमाग वो क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां जो दिल और दिमाग को स्ट्रेंथ दे, वो आप ले सकते हो। लेकिन मन फिर उधर जाएगा, वो नहीं हटेगा, वो स्पिरिचुअलिटी उसमें काम करेगी, उसमें अध्यात्म काम करेगा, उसमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो मंत्र चिकित्सा है, अगर वो बताई जाए पेशेंट को, तो पेशेंट की सोच ही बदल जाती है। अगर पेशेंट ना कर पाए, अब मैं बताऊं, एक ड्रग एडिक्ट था मेरे पास आए, वो कहते ये छोड़ता नहीं है, इसको हमने बहुत जगह सेंटरों में भेज दिया, छोड़ता ही नहीं है, क्या करें। एडिक्शन ऐसा एडिक्ट है वो, छोड़ते। मैं कहा एक काम करो, उसकी माता थी, कहता पूरा घर डिस्टर्ब है। मैं कहा काम करोगी, मैंने कहा 30 दिन आपने करना है उसके लिए, उसके बाद वो खुद करेगा। तो आप कह रहे हो कि एडिक्शन और आयुर्वेद के बीच में भी एक सलूशन है। हाँ। आदमी की आदतें आदमी को कमजोर कर देती हैं, अच्छी आदतें अच्छा बना देती हैं, बल देती हैं, बुरी आदतें कमजोर कर देती हैं। जैसे एडिक्ट है, वो एडिक्ट है तो क्या कहाँ पे प्रभाव हो रहा है उसकी बॉडी पे, तो बॉडी को ताकत दे सकते हैं आयुर्वेद से, खाने से दे सकते हैं, तो स्पेशल खाना है। दिमाग के ऊपर जोर गया तो दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए औषधियाँ हैं अलग से, लीवर को डिस्टर्ब किया तो लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए औषधियाँ अलग से। देखो स्टिमुलेशन देना पड़ेगा, स्टिमुलेशन केवल आयुर्वेदा में है, वो एलोपैथ में या कहीं और नहीं है, वो या तो हमारे भोजन में है या आयुर्वेद में है। भगवान ने 5000 जड़ी बूटी ऐसी क्रिएट की हैं जो हमारे अलग अलग अंगों को बल देती हैं, ताकत देती हैं, उनकी विकृतियों को दूर करती हैं, लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं है। कहाँ पड़े हुए हैं लक्षणों को ठीक करने में। जो साइंस, जो मॉडर्न चीज़ें हमारे बीपी, शुगर, छोटी छोटी बीमारियों का जड़ से समाधान नहीं कर सकती, और सारी ज़िंदगी वो लगे रहते हैं और एक बीमारी को छोड़ करके 10 बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो उसका क्या लाभ। करें उसको, जाएं आप इमरजेंसी, लेकिन आप फर्स्ट जो ट्रीटमेंट आयुर्वेद को रखें, सेकंड उसको रखें। लेकिन हो क्या रहा है, फर्स्ट उसको रखे रहे, सेकंड उसको रख रहे हैं। ये पॉइंट जो कह रहे हैं वो बहुत ही सही है। एक पर्ची मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट से एक दूसरा सवाल आता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं एलोपैथी जो है, मेडिसिन जो है, पिछले 10-15 साल से ले रहा हूँ या ले रही हूँ, अब क्या मैं इसके साथ आयुर्वेद भी ले सकता हूँ, या फिर उस पर कुछ दुर्व्यवहार होगा, कुछ साइड इफेक्ट होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आयुर्वेद, आप कुछ कोई भी मेडिसिन चल रही, अब हमारे पास आते हैं पेशेंट मधुमेह के,
डायबिटीज के, तो हम कहते हैं आप जो गोली ले रहे हो ना लो, लेकिन आप अपने पेनक्रियास को स्टिमुलेट क्यों नहीं कर रहे? बीमार तो पेनक्रियास है, वो काम नहीं कर रहा। आप रोज खाना घर का बाहर से खाएंगे तो आपकी जो गृहिणी है वो खाना बनाना भूल जाएगी। पेनक्रियास को पता है आपने उसने कितनी इंसुलिन क्रिएट करनी है। आपने ज़्यादा मीठा खाया तो ज़्यादा करेगा, कम खाया तो कम करेगा। अब होता क्या है, अब हम गोली खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं तो क्या है, आपने जिस दिन ऐसा आहार लिया जिसमें ग्लूकोज कम है तो आपकी जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगी। आपने ऐसा आहार ले लिया जिसमें ग्लूकोज कम है सॉरी आपने ऐसा आहार ले लिया जिसमें ग्लूकोज कम है, जैसे करेला, मेथी या बेसन की रोटी खा ली, और आप वो डोज उतनी ले रहे हैं तो आपकी जो शुगर लेवल है डाउन हो जाएगा, तब भी आपके शरीर को नुकसान होगा। और आपने ऐसा आहार कर लिया जिसमें शुगर लेवल हाई है, मक्की की रोटी खा ली, वो गेहूं की रोटी खा ली, कुछ मीठा ले लिया, गुड़ ले लिया, ये ले लिया, तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब कम ज़्यादा, अब वो क्योंकि वो पेनक्रियास को आपने डैमेज कर दिया दवाई खा खा के। पेनक्रियास को ताकत दो ना आयुर्वेद के द्वारा, वो अपने आप अपनी मशीन को काम करने। तो क्या दोनों मेडिसिन हम साथ में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वो लो, आधे घंटे का गैप डालो। आप रोटी भी तो खा रहे हो, आयुर्वेद है तो आप एलोपैथिक ले रहे हो ना, तो वो भी तो आपका खाना है, लेकिन वो खाना स्पेशल है। वो किसका खाना है? पेनक्रियास का खाना है। वो किसका खाना है? ब्रेन का खाना है। वो लीवर का खाना है, वो स्पेशल खाना है। बस इतना फर्क है। आप जो घर में किचन में खाना खाते हो वो होल बॉडी का खाना है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें सबके लिए हैं और उसमें स्पेशल उसी के लिए। तो ये अंतर है। एंटीबायोटिक्स जो है इतनी मिसयूज हो रही है कि अब तो एक स्टडी आ गया है कि एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है। तो एंटीबायोटिक्स और आयुर्वेद, ऑलराइट, क्या आयुर्वेद में एंटीबायोटिक्स होते हैं? एक कहावत थी, जिस घर तुलसी नीम और गाय उस घर वैद कबू न जाए। हाँ, नीम एंटीबायोटिक है, गाय का मूत्र एंटीबायोटिक है, तुलसी एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी सारे गुण है, हल्दी एंटीबायोटिक है, चिरायता उसमें गुण ऐसे हैं, वश ऐसे बहुत सारी और भी औषधियाँ हैं, गिलोय वो भी एंटीबायोटिक है। तो ये तो मैंने सिंपल बता रहा हूँ, और भी जड़ी बूटियाँ हैं जो डिजीज के अकॉर्डिंग और इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, वायरल है या फंगल है या बैक्टीरिया उसके ऐसे हैं, तो वो सारी चीज़ों की अलग अलग औषधियाँ मौजूद हैं जो आपके एंटीबॉडीज़ पे कोई भी प्रभाव नहीं डालती, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर कोई भी गंदा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन आपके रोगों को, आपका TLC काउंट हमारे पास आते हैं 20-25% TLC बढ़ा हुआ है तो उससे ठीक करते हैं, CRP बढ़ा रहता है उससे ठीक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे सोल्यूशन है। और एक बात ना पुरानी पीछे रह गई, मेरी बीच में याद आ रही थी, मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। बताइए। तो जैसे मैंने कहा था एडिक्शन, या वो जो कह रहे थे कि उसका मानसिक संतुलन चला गया, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें हम जिस अंगों पे सोच सोच के प्रभाव हुआ उस अंगों के लिए औषधि दे दी। एडिक्शन हुआ, किसी का एडिक्ट हुआ तो उसने लीवर, किडनी ये वगैरह वीक हुए तो उसकी औषधियाँ दे दी। लेकिन अब वो उसका मन बदलना चाहिए। हम किसी की छुड़वा नहीं सकते, किसी की शराब नहीं छुड़वा सकते, किसी का जो ड्रग कोई ले रहा वो नहीं छुड़वा सकते, किसी की सोच को नहीं बदल सकते। अब जो नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव की इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है, हम कहेंगे मत जाओ, नहीं जाएगा, जाएगा। तो वहाँ क्या काम आएगा? वहाँ काम आएगा गायत्री। गायत्री के ऊपर वहाँ पे रिसर्च हुई है, एम्स में भी हुई थी, गायत्री मंत्र के ऊपर। तो उसमें रिसर्च ये हुआ था कि गायत्री मंत्र से मानसिक संतुलन जो है ठीक होता है, मन को रोशनी मिलती है और रोगी सही दिशा में जाता है, मन भी सही दिशा में जाता है। तो MRI स्कैन से प्रूव भी किया उन्होंने। अच्छा, तो और भी टेस्ट ब्रेन के हुए, प्रूव भी किया। बहुत सारे रोगी जो है जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था ठीक हो गए गायत्री से। गायत्री मंत्र का ये प्रभाव है। अगर रोगी गायत्री मंत्र नहीं कर सकता तो वो उसका परिवार का कोई भी सदस्य उसके नाम का कर सकता है। कुछ देर वो करेगा, उसका मन बदलेगा, फिर वही करेगा, फिर रोगी भी करेगा। मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे रोगी देखे हैं। यहाँ अमेरिका में अभी मैं भूल रहा हूँ, एक कॉलेज था, वहाँ पे सुसाइड बहुत करते थे, यूनिवर्सिटी थी कोई, मैं सर्च करूँगा तो मिल जाएगी, अभी याद आया नहीं तो मैं तैयारी करके आता है। और उन्होंने क्या किया, गीता, उन्होंने देखा कि क्या चीज़ है जो उनके जीवन को बदल सकती है, इस सोच को बदल दे। तो उन्होंने गीता, जो हमारा भागवत है, गीता भागवत, उसको पढ़ाना शुरू किया, वहाँ पे पढ़ना शुरू किया। तो 2 साल बाद कोई भी स्टूडेंट ने सुसाइड नहीं किया वहाँ। ये है पावर, ये पावर है स्पिरिचुअलिटी की, ये पावर है।
जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो अपने आप में, अध्यात्म अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं ये नहीं कहता कि ये गीता करो, ये गायत्री करो, अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी है तो ईश्वर सुनता है सच्चे मन से। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, चाहे वो बेटे के प्रति है, चाहे वो पेशेंट के प्रति है, चाहे किसी के प्रति। अगर भाव अच्छा है, भाव में भगवान है और अलग अलग रूपों में है। अब मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा है कि एंटीबायोटिक्स है आयुर्वेदिक में, जो नेचुरल आपने बताया, किडनी के बारे में भी आपने बताया कि क्या है, गट के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, रेक्टल डिजीजेस जो होते हैं, इसका भी कोई उपाय है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैंने पहले बोला था ना, चबा चबा खाइए, ताज़ा खाइए। अब एक चीज़ आपको बताऊं, ये बहुत ही बड़ा एक, आप मतलब आप सोचेंगे कि ये है। आपको पता है कि DSR सुबह कितने % लोग लेते हैं गैस की गोली? लगभग 80% लोग 50 के बाद DSR का कैप्सूल। डॉक्टर सबसे पहले गैस्ट्रिक के लिए कि हमें गैस ब्लोटिंग ना हो, ठीक है, तो DSR या पेंटोसिड टैबलेट, जो पेंटोप्रव, जो वो सारी वो चीज़ें, एंटी एसिड चीज़ें वो दी जाती हैं। उसमें जब वो एंटी एसिड दी जाती हैं सुबह, और वो 80-70% लोग जो ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो बड़े खुश हैं कि डॉक्टर ने गोली लिख के दी और मेरे को तो ये हो नहीं रहा। वो क्या कर रहे हैं आपको पता है? वो अपना अलार्म बंद कर रहे हैं। जैसे आपके घर में, अगर मेरे घर में वो ग्लासेस वगैरह के डोर है तो मैंने सेंसर लगाया हुआ है, जब कोई टच करता है ना तो सेंसर बजता है। किसी ने कुत्ता रखा हुआ है तो वो भौंकता है। अब देखो, किसी ने बॉडीगार्ड रखा है बाहर, वो जो सेफ्टी गार्ड वहां पे, तो ये हमारे बॉडी का एक नेचुरल अलार्म है। बिल्कुल। वो जो गार्ड है बाहर, वो कोई दुश्मन घर में ना आए तो वो अपना काम करता है। हमारा गैस जो बनती है वो भी काम करती है, हमें बताती है, वो हमारा अलार्म है कि आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ गलत किया, आप वो ना करो। हम वो तो नहीं करते, हम अपने उस अलार्म को एक टैबलेट लेके बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है? होना ये चाहिए कि ये अलार्म हुआ, गैस बनी, सोचना ये चाहिए कि हाँ, हमने ताज़ा खाया, हमने चबा चबा के खाया, हमने खाने के बाद सैर की, हमने जंक तो नहीं खाया, हमने ज़्यादा मैदा तो नहीं खाया, हमने प्रिजर्व तो नहीं खाया। ये सोचना चाहिए ना। ये अगर सब्र किया तो गैस नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं? वो सब करते हैं और उस अलार्म को ऑफ कर देते हैं। और फिर क्या होता है? रोग पे रोग, इतनी स्लिप जाती है, डॉक्टर के पास पहले बनती है, ICU तक इतनी मोटी फाइल में बदल जाती है, फिर कुछ नहीं होता। कहाँ क्या कर रहे हैं हम? सोचो। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद का ज्ञान लो। आयुर्वेद ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इससे चूक गए तो बाद में ये जीवन नहीं मिलने वाला। कुत्ते ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने कुत्ता ही बनना है। वो लाइन में लगे हैं सारे 84 लाख। आप उधर लग जाने वाले और वो इधर आने वाले हैं, तो आपको उधर जाना ही ना पड़े। तो आप कम से कम ये 4 पुरुषार्थ जिंदगी में अपना एम बनाओ। अच्छे कर्म करो, अच्छी औषधि खाओ, अच्छा खाना खाओ, और अध्यात्म में थोड़ा तो जियो यार। That's beautiful. I want to end this by asking you, सबसे ज्यादा जो मिथ है, मिसकंसेप्शन है आयुर्वेद के बारे में, वो 2-3 बता दीजिए। कौन से? सबसे ज्यादा जो, अभी कोई पेशेंट आएगा हमारे यहाँ तो ये तो गर्म होता है जी। अच्छा, हीट गर्म होता है आयुर्वेद। अरे गर्म कैसे? जो वात रोग हैं उसमें गर्म औषधियाँ दी जाती हैं, जो पित्त के रोग है उसमें गर्म औषधि दी नहीं जा सकती। तो ऐसे नहीं होता। आयुर्वेद तो वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति में दिया जाता है। जहाँ जिस प्रकृति में उसकी जरूरत होती है वो दिया जाता है। तो गर्म सर्द ऐसे कुछ नहीं होता। तो एक तो गर्माहट, हाँ, वो गलत है। बिल्कुल। दूसरा कि इसको एलोपैथी के साथ भी ले सकते, मॉडर्न सिस्टम के साथ, वो नुकसान हो जाएगा। अरे हम घर का खाना भी खाते हैं, तब भी तो हम मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं ना। मॉडर्न मेडिसिन बुरी नहीं है, लेकिन उसको इमरजेंसी में लिया जा सकता है। लेकिन जो आपका रोग है आयुर्वेद से जाएगा, आयुर्वेद को इस्तेमाल कर। ठीक है। थर्ड, बड़ा वक्त लगता है। बहुत वक्त लगता है जी, कहते हैं बहुत। ये तो असर देर में करेगा, धीरे धीरे बीमारी जाएगी भी। क्यों? आप पहले आओ, पहले पाओ, पहले आओगे जल्दी ठीक हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा बीमारी कहाँ गई। और वहां पे
आपको सारी जिंदगी वो पर्दा डाल के रखेंगे, बाद में एक बड़ा एक जो है वो एक बन के बीमारी निकलेगी, फिर उसके ऊपर परमाणु बम की तरह वहाँ पे बरसात करेंगे वो एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, ये वो 10-12 आपके यहाँ पे एक पाइप लग जाएगी, एक यहाँ पे लग जाएगी, पेशाब वाला लग जाएगा, आपके एक पेट में पानी निकाल लेंगे। मतलब क्या वो जिंदगी चाहिए? वो नहीं चाहिए। आहार विहार दिनचर्या, इसको इसकी पालना ज़रूरी है, ये ज्ञान ज़रूरी है। अगर ये ज्ञान आ गया तो वाकई में 90% हॉस्पिटल्स बंद हो जाएगी। मनी मेकिंग स्कैम भी हो सकता है, ये माफिया हो सकता है। बिल्कुल, वो तो अलग बात है, वो तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। आपको हमें फिर से इनवाइट करना। जाने से पहले ट्रेजर्स आपसे लेने हैं। पेन का तो आपने बता दिया। जैसे मेरे डायरेक्टर साहब यहाँ हैं, अयान जी, इन्हें हर जब भी यहाँ पर शूटिंग पर आते हैं, इनका नहीं तो सर्दी होता है, कोल्ड कॉफ होता ही है। तो हाँ देखिए, तो अब आप बताइए, होम रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज, नेचुरल आयुर्वेदिक रेमेडीज कोल्ड और कफ की। भैया तुम तुलसी, इतना तो होगा, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ठीक है, इसको थोड़ा कूट के 1 गिलास पानी का जब 1/4 रह जाए तो उसको सिप सिप करके पिए, और थोड़ा पुदीना हो तो वो डाल लो। फिर बताऊं, तुलसी, अदरक, पुदीना, हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा नींबू भी डाल लेना शायद, तो इसको लो, सिट सिट करके पियो। तो ये लगातार 10 दिन 12 दिन ऐसे करो। वैसे तो सारी ज़िंदगी भी ले सकते हो। और थोड़ा सा आप जो मौसम है उससे थोड़ा बचो, और एक काम और करना, हो सके अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करो या डीप ब्रीदिंग करो, ठीक हो जाओ। सिंपल सोल्यूशन। अयान, 10 दिन के बाद ही आपको रिपोर्ट करेंगे। ये अच्छा, एक और हमारा एक कंसेप्ट है, वो दर्शकों को बता, मैं सिंपल आयुर्वेद क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, मतलब कोई गुंजल नहीं, 1 रोग 1 मेडिसिन, 1 रोग 1 दवा, दवाइयों के झंझट से छुटकारा। ऐसे हो सकता है? बहुत चल रहा है, इसके बारे में बताइए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी लंबी चौड़ी लिस्ट दे देता है। हम एलोपैथ में जाते हैं तो वो भी जितने लक्षण उतनी दवाइयाँ। तो मैं कई बार तो चक्कर आ जाता है यार, 22 दवाइयाँ, 23 दवाइयाँ। मेरा जो कंसेप्ट है वो है, जैसे मैं कहता हूँ, मोक्ष लेना यार मैंने तो मैं कुछ करने आया हूँ, मैं पैसे कमाने नहीं आया। मैं कम दवाई और मैंने ना शाबाशी लेनी है जाके भगवान से, ये कुछ करके आया यार। तो मैं ना 1 रोग 1 दवा के कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। ओके, ये पॉसिबल है? बिल्कुल। पैरालिसिस हुआ है तो 1 दवा रिकवरी के लिए, किडनी फेलियर है तो 1 दवा रिकवरी के लिए। अब उसमें क्या होगा, हम त्रिदोष चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वातज, पित्तज और कफज। आयुर्वेद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लोग कि अगर पित्त, किसी को पित्त रोग है, किडनी रोग पित्त से इन्वॉल्व है, तो आप कैसे कर लोगे? हाँ, तो हम उस पे त्रिदोष पे, ऐसी औषधियां हैं जो त्रिदोष होती हैं, जो तीनों प्रकृतियों पे काम करती हैं, वो और उसकी मेन हर्ब्स। तो उसके ऊपर रिसर्च इतनी अच्छी हम डेवलप हो रहा है हमारा, और इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जैसे पैरालिसिस हुआ तो 1 दवा, किडनी को स्टिमुलेट करना है तो 1 दवा, अगर आपको फिस्टुला है तो 1 दवा, पाइल्स है तो 1 दवा, आपको एल्ब्यूमिन बाहर आ रहा है तो 1 दवा, आपको स्किन डिजीज है तो 1 ही दवा आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो 1 दवा। कुछ नहीं करना आपने। और आपको एक और बताऊं, आपको बड़ा इजी करने वाला हूं मैं। हर रोग के 5 परहेज, बस, छठा नहीं, 5, 1 दवा और 5 परहेज, दैट्स ऑल। सच्ची में? बिल्कुल। इतने सारे सवाल, इजी करना सर, इजी, लाइफों को इजी सिंपल बनाना है। जितना इजी बताएंगे वो करेंगे। मैं 10 चीजें बता देता हूँ, 3 भी नहीं करता कोई, तो मैं बताऊं उतनी। आलसी हो गए सब, पता नहीं क्या हो गया वो सोच रहे हैं लाइफ बहुत सस्ती है, फिर मिल जाएगी, मिलेगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लाइफ होती है। हाँ, मिलेगी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि वही बताओ ना जितना कर ले, और वो अच्छा बता दो, स्टीक बता दो कि ये कर लो भाई। जैसे 15 परहेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 बताओ जो इंपॉर्टेंट है, 15 नहीं याद रहेंगे उसको। आजकल के फास्ट फूड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन ढूंढा है। बिल्कुल। कि भाई जो
मिनिमम करना है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट। वेल, ये ही करना है क्योंकि ये डिमांड है आज की। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल रही है इस बात से, और बहुत खुशी भी है कि आपने विज्ञान, गवर्नमेंट लैब अप्रूव्ड, आयुर्वेद, स्पिरिचुअलिटी, कर्म, सिंप्लिसिटी, इन सारे चीजों को एक साथ जुट करके आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे भी हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, 4 जनरेशन से आपकी पूरी फैमिली ये कर रही है। सर एक चीज़ और बताऊं? जरूर। डॉक्टर दासन, आप पूरे जलंधर में जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, अगर कोई एक भी सुन रहा है, कह दे कि डॉक्टर दासन आयुर्वेदा, कोई 1% भी कमीशन लेता हो किसी टेस्ट में, सारे पूरे जलंधर के डायग्नोस्टिक सेंटर, अगर हम चाहें तो लाखों रुपए वहां से कमीशन आ जाए जो डॉक्टर कर लेना। लेकिन नो, दूसरी बात, एक चीज मैं हर एक को बोलता हूं, आखिर और एंड कर्म से होना है, तो कर्म सुधार लो। कर्म सब सुधार ले, देश भी सुधर जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा, परिवार भी सुधर जाएंगे, और हमें जो बीमारियां और जो रोग हैं वो भी नहीं होंगे। तो बेस कर्म है, कर्मा। आयुर्वेद में लिखा है फला बीमारी इस कर्म से, फला बीमारी इस कर्म के कारण हुई है, ये रोग इसकी सजा है, ये रोग इसकी सजा, लिखा है। बहुत बड़ा विज्ञान है और ज्ञान है, बस हमें पता नहीं है। दूर हो गए, अब दूर हो गए अपने से, अपनी चीजों से दूर हो गए, और इतनी जीवन बदलने वाली ज्ञान, इतना जीवन बदलने वाला सिद्धांत, उससे दूर हो गए। कहाँ भटक रहे हैं और कर क्या रहे हैं? अरे जो लाइफ 100 साल की है उसको क्या कर लिया हमने, 50 साल, 60 साल, और जो 60 साल की लाइफ भी कोई जी रहा है तो 20 साल उसमें बीमारी के होते हैं। जो जी रहा है वो 30 ही जी रहा है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। डॉक्टर साहब, ज्ञान, सिंप्लिसिटी और कर्म, ये मेरे सबसे ज्यादा टेक अवेज हैं आज के इस एपिसोड से। आई होप कि आप लोगों ने भी इतना ही एंजॉय किया, इतना ही आप इंस्पायर हुए जितना मैं हुआ हूं। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स? मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को संभालिए। विशाल जी के अंदर आज ईश्वर ने इनको धारण किया, मुझे ऐसे लग रहा है, और इन्होंने प्रश्न ऐसे पूछे, और ये शायद इसलिए हुआ है कि ईश्वर लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि आप संभल जाइए। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ बोला क्योंकि जो अंदर आया, भाव आया, मैंने बोल दिया। कोई इसके लिए मैं तैयारी भी नहीं करता, ना मैं बोलता हूँ। मुझे बोला गया था कि तैयारी करके जाना, मैंने कहा तैयारी करूँगा तो यार मेरे से वो तैयारी मैंने आज तक कहीं स्कूल कॉलेज में भी पढ़ के गया हूँ तो वो कर नहीं पाया। जो बस समझा, किया, टीचर ने बताया, वो जो धारण रहता था वो लिख देता था। तो आज भी जो भगवान ने जो मेरे मुंह से निकलवाया, लोगों के भले के लिए निकलवाया होगा शायद, और मैं कहता हूँ अगर उन्होंने निकलवाया है और विशाल जी के अंदर भी वो आए, तो आप उसको समझिए। ये सिंपल चीज़ें बताई हैं, मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, ये इजी बताई हैं। वो उसको धारण कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए, और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बस डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आज आपने एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट किया है हमारे साथ, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो, सिर्फ ये हमारे जो देश की नहीं है परंपरा, लेकिन दुनिया भर में आयुर्वेद के बारे में ज्ञान लोगों को प्राप्त हो और वो उसका यूटिलाइजेशन करें, और सिर्फ पैसों के पीछे नहीं। सच बताऊं, एक चीज़, जब मैं आया ना तो मैंने ज़्यादा नहीं सुना था आपको। मुझे बताया गया कि विशाल जी को लोग सुनते हैं बहुत, तो क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देखता, या ना उसको, मैं मोबाइल में नहीं पढ़ता मैं ज़्यादा, तो बताया गया कि उनको सुनते हैं। तो मेरे मन में आया कि ऐसी चीज़ें करनी है जो लोगों की ज़िंदगी को बदले, ऐसी चीज़ें बोलनी है, भगवान ऐसा बुलाए।
तो मुझे लगता है इसमें मैं काफ़ी सफल हुआ हूँ। बिल्कुल। और ये भाव बिल्कुल भी नहीं था बिजनेस का, 1% भी। मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी वो चीज़ें नहीं है। भाव इसके पीछे जो भी बोला, लोगों की मदद करने का है और ज्ञान देने का, उनको निरोग करने का और उनका भला करने का। और एक और बताऊं, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई गरीब है, हम उस गरीब का भी, उसको बगैर मेडिसिन के हम नहीं भेजते, तो हम मदद के लिए तैयार रहते हैं। बस वो हमारे पास अगर कोई इलाज के लिए या इलाज की इच्छा से आते हैं, तो हम दिल से जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। That is amazing. ये बहुत ही रेयर चीज़ है कोई भी फील्ड में, और आजकल अनफॉर्चुनेटली स्पेशली मेडिकल फील्ड में। थैंक यू वेरी मच। मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड वंस अगेन थैंक यू, आप विशाल आर पर आए, और आपके आने से ये पॉडकास्ट और ये जानकारी ज़्यादा हो गई। और आपने कहा था, हम दोनों की एक सोच बहुत कॉमन है कि इस बातचीत से अगर एक इंसान का भी जीवन थोड़ा सा भी बेहतर हो जाए, तो हमारा पॉडकास्ट, हमारा मैसेज बहुत सक्सेसफुल। एक बार लास्ट में बोल दूं सर, वही 5 सिद्धांत, क्योंकि हॉस्पिटल बंद करने हैं यार। सब मेरे पीछे आ जाएंगे। बंद करने। या अरे मैं ये कह रहा था कि रोड पे जाने से पहले हमारे पेरेंट्स बड़े कहते ध्यान से जाना। तो यार खाना चबा के खा लो, चबा के खा लो, और खाना थोड़ा भूख रख के खा लो, ताज़ा खा लो, और खाने के बाद सैर कर लो, और एक सोने पे सुहागा और कर लो, लंबे लंबे सांस, कछुआ बन जाओ यार। उसकी उम्र चढ़वा लोगे आप, वो 500 साल जीता है, तो लंबा सांस आधा घंटा ले लो, 15 मिनट ले लो, जितना समय हो। वाकई में आप कभी हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, ये मेरा वादा है। आपको वो इलनेस नहीं मिलेगी जो लोगों को तकलीफ दे होती है और जो बुरा होता है, किसी को देखने में भी बुरा लगता है। तो आप अपने आप को संभालो, इतना सा कर लो यार। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सुन लिया, आगे लोगों को भी सुनाओ। वाकई में 90% हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। Thank you so much for being on the Vishal Hour. It has been an absolute honor and pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Keep watching the Vishal Hour ऐसे ही interesting और magical conversations के लिए. See you next week.